हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। 200 वोल्ट वोल्टमीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 2%. It full scale reading. What will be the error in percentage if it reads 50 वोल्ट? तो परसेंटेज एरर बराबर होता है फुल स्केल वैल्यू इनटू परसेंटेज एरर इन फुल स्केल अपॉन डिजायर्ड वैल्यू। इसमें हमें एरर को फाइंड करना है। यहाँ से आपका फुल स्केल वैल्यू दिया है 200 वोल्ट इंटू परसेंटेज एरर 2% ऑन 50 वोल्ट पे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको आ जाएगा 8%, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। A 10-bit AD converter, that is analog to digital converter, is used to digitize an analog signal in the 0 to 5 volt range. The maximum peak to peak ripple voltage that can be allowed in DC supply voltages. तो AD कन्वर्टर के लिए आपका होता है V पीक टू पीक क्या हो जाएगी रिपल, V पीक टू पीक अपॉन 2 की पावर n -1। आपका बी पीक टू पीक दिया 5 वोल्ट एंड यहाँ n की वैल्यू दी है n बराबर 10 बिट दिया हुआ 2 की पावर 10 -1। ये आपको अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 5 वोल्ट 4.8 मिली वोल्ट, दैट इज 5 मिली वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सेट हो जाएगा? ऑप्शन बी, नियरली 5 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द अनबाईपास्ड एमीटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करंट सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक और पॉजिटिव करंट फीडबैक। तो ये आपका करंट अनबाईपास्ड एमीटर रेजिस्टेंस है, तो आपका ये प्रोवाइड करेगा ऑप्शन ए करंट सीरीज फीडबैक। दिस मीन्स दैट ए पोर्शन ऑफ आउटपुट करंट इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर इन सीरीज विथ इनपुट सिग्नल। आपको होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखते हैं। A single phase full converter with RL load can be operated in first quadrant only. ये गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स ओनली। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्या होता है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में V और I दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आपका I होता है और ये V होता है, ये -I। फर्स्ट क्वाड्रेंट में V और I दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में V आपका पॉजिटिव होता है और I निगेटिव होता है। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन मोड। इसको बोलते हैं इन्वर्जन और रीजनरेटिव मोड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगल फेज फुल ब्रिज VSI, that is voltage source inverter operating in square wave bond, supplies a purely inductive load. If the inverter time period is T, then the time duration for which each of the feedback diode conducts in a cycle is। तो ये आपका ऑप्शन T/4 आ जाएगा। इसमें आपने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर चैप्टर, आपको उस वहाँ ग्राफ से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। A DC-DC boost converter operating in continuous conduction mode
is supplying a load at 400 volt with input voltage of 200 volt. The off time of the switch is 20 microsecond. The operating frequency of the converter is, यहाँ से आप V नॉट बूस्ट कन्वर्टर है तो क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू V सप्लाई अपॉन 1 माइनस डी। यहाँ से आप D की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, T बराबर लिखिए 1 माइनस डी इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स कितना दिया, दैट इज इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट अपॉन V नॉट दैट इज 400 वोल्ट। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5। तो क्या कह रहा है ये, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कन्वर्टर। तो सबसे पहले आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1/T कर देंगे तो वहाँ से आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगा। D बराबर होता है T ऑन अपॉन T। हो जाएगा आपका T माइनस T ऑफ अपॉन T। तो ये आप कर सकते हैं T1 माइनस T इक्वल टू T ऑफ। यहाँ से आपका T आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो T आपकी वैल्यू दी गई है 20 माइक्रोसेकेंड। T की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैंने सॉल्व किया पहले ही, 40 माइक्रोसेकेंड। यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी F अपॉन 1/T, दैट इज 25 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसमें थोड़ा बड़ा लिख दिया मैं, इसलिए स्पेस की कमी हो गई। ये दूसरा, ये थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ सीरीज RLC हाई क्वालिटी सर्किट द करंट पीक्स एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट मैक्सिमम होता है आपका जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होता है एट XL बराबर XC पर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आपका इंटरलिंक्ड है। इन द सर्किट शोन बिलो द 3 वोल्टमीटर रीडिंग्स आर V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 122 वोल्ट और V3 दिया है आपका 136 वोल्ट। तो यहाँ से आप तो पूछ रहा है द पावर, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज, लोड का पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो हमें ये AC सर्किट है तो इसमें फेजर सम करना होगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस 2V2 V3 cos 5। यहाँ पे सबकी वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ से cos 5 दैट इज पावर फैक्टर का कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 220 स्क्वायर इज इक्वल टू 122 स्क्वायर प्लस 136 2 into V2 V3 that is 122 136 into cos 5। आप इस सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा cos 5 इज इक्वल टू 0.45, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द RL लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है आपके 5 ओम, द अप्रोक्सीमेट पावर कंजप्शन ऑफ द लोड इज।
तो यहाँ से सबसे पहले इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लीजिए। पावर फैक्टर आपने कैलकुलेट कर ही लिया, हमें पता है cos फाइव इज इक्वल टू होता है क्या, आर अपॉन जेड। आर एल की वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ से आप जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जेड बराबर हो जाएगा आर एल अपॉन कॉस फाइव, फाइव अपॉन 0.45, यहाँ से आ जाएगा आपका जेड की वैल्यू हो जाएगी 1.11 ओम। अब आपको पूछ रहा है पावर कंजप्शन ऑफ द लोड इज, तो पी बराबर हो जाएगा पावर कंजप्शन आई स्क्वायर आर एल। अब यहाँ से आप सबसे पहले सर्किट का करंट कैलकुलेट कर लेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी आपको पता है वी थ्री स्क्वायर, स्क्वायर को हटा दीजिए, आई बराबर हो जाएगा वी थ्री अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर एल। अब सबकी वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा 749.237, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 750 वाट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। A capacitor used for power factor correction in single phase circuit decreases, तो क्या डिक्रीज होगा पावर फैक्टर करेक्शन जब हम कैपेसिटर यूज करेंगे तो, द पावर फैक्टर, ये तो गलत ऑप्शन है, पावर फैक्टर तो इम्प्रूव होगा। द लाइन करंट, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। बोथ द लाइन करंट एंड द पावर फैक्टर, ये भी गलत होगा। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा ना कि रिड्यूस करेगा। इसमें लाइन करंट को बढ़ाएगा, ये ऑप्शन सही हो सकता है आपका, सॉरी क्वेश्चन 35 में बी ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट डी भी देख लेते हैं एक बार। द लाइन करंट एंड द लाइन करंट एंड इंक्रीजेस द पावर फैक्टर, मतलब लाइन करंट को डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीजेस द पावर फैक्टर, ये आपका ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये ये ज़्यादा सही है, इंक्रीजेस पावर फैक्टर दोनों काम करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द गिवन फिगर, तो ये आपका सबसे पहले निगेटिव स्लोप है तो ये एक्टिव सर्किट होगा, और ये नॉन लीनियर है और यूनिलेटरल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड नॉन बायलेटरल या यूनिलेटरल, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 वोल्ट ईच, दो दो हीटर है सेम रेटिंग के, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, एक क्रॉस है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी मींस, तो वोल्टेज भी आपका रेटिंग के बराबर ही है। द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी, तो इस केस में ये रेटिंग सेम है तो आप इसको डायरेक्ट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना ड्रॉ हो रहा है, P1 इंटू P2, P1 प्लस P2, ये आपका हो जाएगा 1000 अपॉन 2000, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी पी ड्रॉन की कितनी 500 वाट, 200, ये कट गया आपका 500 बचा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, पहले आप सर्किट का ये दोनों हीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए।
बी स्क्वायर अपन पी से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सर्किट के, वहाँ से आप पी अपन आर कर लेंगे, फिर उसके बाद पी बराबर वी आई भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा। और अगर जो रेटिंग सेम दिया रहे तो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। A circular loop has its radius increasing at the rate of 2 meter per second. The loop is placed perpendicular to a constant magnetic field of 0.1 Weber per meter when the radius of the loop is 2 meter. The EMF induced in the loop will be, तो आपका दे दिया है V दिया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, V की वैल्यू दे दी है 0.1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, रेडियस दिया होगा आपका 2 मीटर, तो यल बराबर क्या हो जाएगा टोटल लेंथ 2 पाई आर, आर की वैल्यू दी है 2, ये हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ से EMF निकाल दीजिए आप, ये बराबर हो जाता है VLV साइन थीटा, परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू पुट कर देंगे 0.1 4 पाई इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 8 पाई, सॉरी 0.85। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। The mutual inductance between two coupled coils is 10 millihenry. If the turns in one coil are doubled and that in the other are halved, then the mutual inductance will be, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर हमें पता है होता है कि L1 L2, ये आप K को 1 मान लीजिए क्योंकि M और L1 का रिलेशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या करा, इफ द टर्न्स इन वन कॉयल, पहले कॉयल में डबल कर दें हम टर्न को, तो हमें पता है L प्रोपोर्शनल 2 होता है N स्क्वायर। ये कह रहा है कि पहले कॉयल में टर्न हम डबल कर दें, दैट इज 2N इंटू L2 का क्या करा हाफ कर दें 1/2N, तो नया म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए 4N स्क्वायर 1/4N स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, ये N1 है ये N2 है, यहाँ से N1 N2 फिर से वही बचेगा सेम ही, N1 स्क्वायर को हम L1 लिख दें और L2 लिख दें, तो सेम ही वैल्यू आ रहा तो कांस्टेंट ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, दैट इज 10 मिली हेनरी। The energy stored in the magnetic field of a solenoid 30 centimeter long and 3 centimeter in diameter wound with 1000 turns of wire carrying current of 10 ampere। एनर्जी हम इसमें क्या कर रहा है, इस सोलेनॉइडर में एनर्जी स्टोर की वैल्यू पूछ रही है कितना होगा, तो E बराबर होता है हाफ LI स्क्वायर, तो करंट की वैल्यू दी हुई है आपको L पहले कैलकुलेट करना होगा, L बराबर क्या हो जाएगा N स्क्वायर अपॉन S, दैट इज N स्क्वायर L इंटू म्यू नॉट A। अब यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, N स्क्वायर
म्यू नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर कर देंगे 1 एल। यहाँ बस एन की वैल्यू दी हुई है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और रेडियस दिया हुआ आपका और लेंथ भी दी हुई है। यहाँ से आप एल कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, एल की वैल्यू आएगी 2.96 मिली हेनरी। अब आप ये एल की वैल्यू एनर्जी के इक्वेशन में रख देंगे, 2 इंटू 96 10⁻³ इंटू आई की वैल्यू दी हुई है आपकी 10 एम्पियर, दैट इज 10 स्क्वायर। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.15 जूल। ऑप्शन बी भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। कंसीडर द फंक्शन एफ एस 5/s s² + 3s + 1 where fs is Laplace transform of function ft, the initial value of ft is। इनिशियल वैल्यू क्या होता है ft की? f is equal to limit ft t tends to 0 is equal to limit s tends to infinity s into fs। यहाँ पे आप वैल्यू fs की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दीजिए, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू 5 s² + 3s + 1। ये s कट जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी 5, यहाँ से s² कॉमन ले लीजिए, 1 + 3/s + 1/s²। अब यहाँ s की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, दैट इज ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। given two continuous time signals xt is equal to e minus t and yt is equal to e minus 2t which exist for t greater than 0, the convolution zt is equal to xt convolution yt is। तो ये कन्वोल्यूशन पूछ रहा है आपको, हमें पता है कन्वोल्यूशन बराबर क्या होता है, zt बराबर xt कन्वोल्यूशन yt बराबर 0t fx इंटू g t माइनस x dx। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 0 t e की पावर माइनस u मान लीजिए आप, एंड e की पावर -2 t माइनस u tu। इसे जब सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी e माइनस 2t e t माइनस 1, और इसे लिख सकते हैं e माइनस t माइनस e माइनस 2t। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन सिग्नल मैच करना है, इवन सिग्नल आपका हो जाएगा 2, पहले का 2
कॉजल सिग्नल कौन सा होता है? जो फ्यूचर पे ना डिपेंड करे, दैट इज n लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो बताती हो। इसमें कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपके? ये हो जाएगा आपका एक्स टी यू टी, ये है 3 हो जाएगा। पीरियोडिक सिग्नल ये आपका 4 हो जाएगा। एनर्जी सिग्नल आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एक्स टी का ये दिया हुआ है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा बी फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एक्स 5t माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ एक्स जे ओमेगा इज। तो इसमें आप शिफ्टिंग और स्केलिंग की प्रॉपर्टीज लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक्स को ये दिया हुआ है एक्स टी एक्स जे ओमेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया इसका। अब आपको इसका पूछ रहा है एक्स जे ओमेगा टर्म में फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, टी माइनस 3/5 क्या हो जाएगा यहाँ से। ये आप 5 का स्पेलिंग कर रहा हो, स्केलिंग कर रहा हो, और माइनस 3/5 का शिफ्टिंग करना है। तो स्केलिंग में क्या होता है 1/5 एक्स जे ओमेगा 5, और शिफ्टिंग में हो जाएगा आपका जे 3/5 ओमेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/5 ई माइनस जे 3 ओमेगा एक्स जे ओमेगा, यह पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए, फोरियर लाप्लास सारे, ताकि क्वेश्चन ही आसानी से हो सके। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस प्रॉपर्टीज लगा दिया। एक्स ए टी का क्या हो जाता है इसमें 1/a, एक दिन में सही जगह लिख देता हूँ। ये हो जाता है आपका स्केलिंग का एक्स ए टी बराबर 1/a एक्स जे ओमेगा ए, सही किया, और ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। तो द आउटपुट वाई टी ऑफ ए कॉजल एल टी आई सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाई एच एस s+1 s स्क्वायर प्लस 2s+2 फॉर ए गिवन इनपुट एक्स टी इज इक्वल टू ई माइनस टी वाई टी यू टी, सॉरी। तो आपको इसमें वाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से एक्सेस कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्सेस बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एस, एच एस की वैल्यू दी हुई है, और वाई एस बराबर क्या होता है, एच एस बराबर होता है आपका वाई एस अपॉन एक्सेस। यहाँ से वाई एस वैल्यू हो जाएगी आपकी एच एस इंटू एक्सेस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और इनवर्स निकाल दीजिए आप, इनवर्स लाप्लास, वहाँ से आपकी वैल्यू वाई टी की वैल्यू आ जाएगी। s+1 दिया, ये एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 कर दीजिए, इसे प्लस 1 कर दीजिए इंटू 1/s+1। ये s+1 से s+1 कट जाएगा, आपको वाई एस बराबर हो जाएगा, ये वाई एस 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये किस फॉर्म में हो गया हमें पता है, लाप्लास इनवर्स लाप्लास होता है ओमेगा नॉट अपॉन s+a
स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर का ई माइनस ए टी साइन ओमेगा नॉट टी यू टी। होप सो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज पता होंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टी से आपका ये आंसर आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस क्या हो जाएगा, वाई टी बराबर ई माइनस ए की वैल्यू 1 है, ई माइनस ए टी इंटू साइन टी यू टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following losses occurring in a DC machine varies significantly with the load? आर्मेचर कॉपर लॉस, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लगभग 30% ऑफ टोटल लॉसेस होता है। ये संट फील्ड कॉपर लॉस बहुत ही माइनर होता है, मैग्नेटिक और आयरन लॉस से भी कम होता है, मैकेनिकल लॉस कॉपर लॉस की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47। The armature core of a DC machine gets overheated due to copper loss occurring in the armature winding only. AD current loss only, ये भी ऑप्शन सही है, हिस्टेरिसिस लॉस ओनली। इन तीनों की वजह से ही हीटिंग ओवरहीटेड होता है। तो ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 35 क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। The armature resistance of a PMDC motor, permanent DC motor, is 0.8 ohm. At no load, the motor draw 1.5 ampere from a supply voltage of 50 volt, 25 volt, and runs at 1500 RPM. The efficiency of the motor while it is operating on load at 15 RPM, drawing a current of 3.5 ampere from the same source will be. तो सबसे पहले आप इनपुट पावर और आउटपुट पावर निकाल लीजिए, वहां से आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आपका दिया है आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.8 ओम, नो लोड करंट की वैल्यू दी हुई है 1.5 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज दिया है 25 वोल्ट। यहाँ से सबसे पहले आप नो लोड पे बैक ईएमएफ कितना होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। ये भी नॉट हो जाएगा आपका VT माइनस IA नॉट RA। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी EB नॉट की 23.8 वोल्ट। और नो लोड पे पावर डेवलप कितना होगा, P नॉट इज इक्वल टू EB नॉट इंटू IA नॉट। EB नॉट की वैल्यू निकालें 23.8 इंटू 1.5 दैट इज 35.7 वाट हो जाएगा आपका। ये आपका नो लोड लॉसेज हो जाएंगे। अब लोड पे क्या है, 8 लोड पे भी आप बैक ईएमएफ निकाल लीजिए। पहले EB1 हो जाएगा आपका VT माइनस IA1 इंटू RA। यहाँ पे IA1 की वैल्यू 3.5 हो गई है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी बैक ईएमएफ की 22.2 वोल्ट। P डेवलप कितना हो जाएगा, यहाँ से P डेवलप और P1 बराबर EB1 इंटू IA1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा 5.2 इंटू 3.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा ये
77.7 वाट। क्या करना है, पावर अवेलेबल एट शाफ्ट पे क्या हो जाएगा, पी शाफ्ट कितना हो जाएगा, ये नो लोड पे जो आपने कैलकुलेट किया था पावर, वो लॉसेज है उसे घटा देंगे तो आपका पी शाफ्ट पता चल जाएगा। यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। पी शाफ्ट बराबर हो जाएगा P1 माइनस नो लोड लॉस। P1 आपका है 77.7 वाट माइनस नो लोड कितना आया था 35.7 वाट बराबर 42 वाट। तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू 100। यहाँ से आपका पी आउटपुट 42 है 60 पे जो प्राप्त हो रहा, और इनपुट क्या हो जाएगा 25 इंटू 3.5 200। यहाँ से आपको एफिशिएंसी आ जाएगी 48%। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए 400 by 230 वोल्ट, सॉरी द लो, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए 400 by 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज transformer is to be connected to a 25 hertz supply. In order to keep the magnetization current at the same level in both cases, the voltage at 25 hertz should be। तो क्या है, टू मेंटेन, तो ये बेसिक ही है, वी वाई एफ कॉन्स्टेंट रखना हमको। टू मेंटेन द मैग्नेटाइजेशन करंट एट सेम लेवल, फ्लक्स शुड बी सेम, दैट इज वी वाई एफ रेशियो शुड बी सेम। तो आपको कुछ नहीं करना, वी वाई एफ को हमको सेम या कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ से आप V1 बाई वी F1 बराबर V2 बाई F2 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से V2 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर यहाँ से आप V1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, ये कह रहा है लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ सप्लाई कनेक्टेड है तो 230 वोल्ट। V1 फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स। ये कह रहा है कि अगर सप्लाई को 25 हर्ट्स से सब कनेक्ट कर दें, F2 की वैल्यू दी है 25 हर्ट्स, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगा आपका 150 वोल्ट, 115 वोल्ट, 115 वोल्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज का आखिरी सवाल। ये 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस, इट रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज एट 90% of its rated voltage compared to rated operating point. The core losses under this condition। तो पहले देख लेते हैं वी आई रेशियो कांस्टेंट है या नहीं। वी वाई 50 इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 45, ये 0.9 भी 45 होगा, ये आपका सेम ही आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, पी एच प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के हो जाएगा, और पी ई दैट इज एडी करंट लॉस एफ स्क्वायर के। तो आप यहाँ से ये अगर जो हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं रेटेड वोल्टेज से, तो नए हिस्टेरिसिस और एडी करंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से स्पेस कम है यार, पी एच पर पी एच टू हो जाएगा F2 अपॉन F1 इंटू पी एच वन, दैट इज F2 आपका दिया है 45 150
PH1 PH2 बराबर हो जाएगा 0.9 PH1। सिमिलरली PE2 क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल P बराबर हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इंटू PE1। यहाँ से क्या हो जाएगा, PE2 बराबर 0.81 PE1। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि इक्वल हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस रेटेड कंडीशन पे क्या है, पीएच बराबर पी है। तो रेटेड कंडीशन में पी कोर हो जाएगा बराबर, इसको हम पी मान लेते हैं 2p। ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, ये पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हम देखते हैं। देखेंगे यहाँ से आप पी कोर 2 क्या हो जाएगा, PC2 हो जाएगा आपका 0.9 p प्लस 0.81 p, कितना हो जाएगा ये 1.71 p। यहाँ से आप परसेंटेज रिडक्शन ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2p माइनस 1.71 p अपॉन 2p, पी रेटेड पी न्यू अपॉन पी रेटेड इंटू 100। यहाँ से आपको आ जाएगा 14.5%। दैट इज ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आज के लिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।